हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपको बता दें कि ये तीसरी वीडियो है यूजीसी नेट के लिए फर्स्ट पेपर के लिए कम्युनिकेशन का। ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है। तो आप लोगों ने अगर 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिए। उसमें भी कम्युनिकेशन का के क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं और कुछ जो फैक्ट्स हैं वो भी एक्सप्लेन किए गए हैं। आपको बता दें कि पहले वाली वीडियो में संप्रेषण की अवधारणा, प्रकृति एवं प्रक्रिया से क्वेश्चन थे और फिर जो दूसरे वीडियो में है उसमें संप्रेषण के प्रकार से वीडियो था। और अब जो आज का वीडियो है यह है संप्रेषण की बाधाएं, जो संप्रेषण में बाधाएं आती हैं उनसे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में जो बाधा हस्तक्षेप करती हैं उसे क्या कहा जाता है। क्या पूछ रहा है कि संदेश के हस्तांतरण में, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में जो बाधा हस्तक्षेप करती हैं उसे क्या कहा जाता है। उसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है या फीड फॉरवर्ड कहा जाता है या चैनल कहा जाता है या फिर शोर कहा जाता है। तो आपको बता दें कि संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे शोर कहते हैं। तो शोर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि नॉइज़ है क्या। तो संप्रेषण में शोर शब्द का अर्थ सिर्फ भौतिक स्तर तक सीमित नहीं है। शोर एक ना रुकावट है जो कि संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान समय के किसी भी बिंदु से उभर सकता है। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान शोर किसी भी बिंदु से उभर सकता है और इसे विकृत एवं अप्रभावी कर सकता है। हमारे आसपास का पर्यावरण शोर का एक प्रमुख स्रोत है। जो हमारे आसपास का पर्यावरण है वह शोर का एक प्रमुख स्रोत है। जैसे सड़क का ट्रैफिक, लाउड स्पीकर, दोषपूर्ण संचरण इत्यादि। यह शायद सुनने में अटपटा लगे लेकिन संवाद प्रक्रिया में शोर अन्य रूपों में भी हो सकता है। जैसे जो पर्यावरण शोर हैं वह तो एक प्रमुख स्रोत है, बट जब संवाद प्रक्रिया करते हैं तो उसमें अन्य प्रकार के भी शोर दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखावट का अच्छा न होना, उच्चारण में दिक्कत, खराब रोशनी इत्यादि भी शोर के अन्य रूप हैं। वास्तव में यह एक सब कारक प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधा का काम करते हैं। ये सब तो बाधा का काम करते हैं संप्रेषण में। अविरल और प्रभावी संप्रेषण के लिए शोर को यथासंभव कम करने या पूर्णतया समाप्त करना आवश्यक है। एक अच्छे संप्रेषण में शोर को समाप्त करना आवश्यक है। पृष्ठभूमि में शोर अलग अलग ढंग से संप्रेषण की प्रभावशीलता पर प्रभाव डालता है। पृष्ठभूमि में शोर अलग अलग ढंग से संप्रेषण की प्रभावशीलता पर प्रभाव डालता है। प्रथमतः यह श्रोता को सुनने से रोक सकता है। जो शोर होता है वह श्रोता को सुनने से रोक सकता है, जो कि उसके तनाव और चिंता का कारण बन सकता है, जो स्वयं में ही प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधा है। आगे देखेंगे कि वास्तव में यह सब कारक प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधा का कार्य करते हैं। अविरल और प्रभावी संप्रेषण के लिए यथासंभव शोर को कम करना या पूर्णतया समाप्त करना आवश्यक है। ठीक है, एक अच्छे संप्रेषण, एक प्रभावी संप्रेषण, अविरल संप्रेषण के लिए शोर को कम करना पूर्णतः आवश्यक है। अब शोर के प्रकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि शोर मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो शोर के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो शोर के 4 प्रकार। पहला, शरीर क्रियात्मक शोर। शरीर क्रियात्मक शोर कौन कौन से हैं? यह व्याकुलता, भूख, थकान, सिर दर्द, दवा आदि के कारण हो सकता है। शरीर क्रियात्मक शोर व्याकुलता, भूख, थकान, सिर दर्द, दवा आदि के कारण हो सकता है। दूसरा, भौतिक शोर। उदाहरण के लिए यातायात, हॉर्न, खराब रोशनी का होना, ये सब भौतिक शोर हैं के उदाहरण हैं। तीसरा है मनोवैज्ञानिक शोर। मनोवैज्ञानिक शोर में कौन क्या क्या आता है? यह दर्शाता है कि हमारी मानसिक स्थिति संवाद प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। हम कैसे दूसरों के कहे या लिखे शब्दों या संकेतों की व्याख्या करते हैं। यदि कोई शिक्षक तनाव में है तो कक्षा में असावधान हो सकता है और उससे त्रुटियां हो सकती है।
अगर कोई शिक्षक इसे पढ़ा रहा है तो वह तनाव में है तो वह कक्षा में असावधान हो सकता है और उससे त्रुटियां भी हो सकती हैं। इसी तरह पूर्वाग्रह और बचाव की मुद्रा जैसी भावनाएं भी संप्रेषण के साथ हस्तक्षेप कर सकती हैं। ठीक है, फिर लास्ट देखते हैं अर्थ संबंधी शोर। चौथा है अर्थ संबंधी शोर। इसमें क्या क्या आता है? यह तब होता है जब शब्द खुद को परस्पर समझ नहीं पा रहे होते हैं। लेखक कभी कभी शब्दजाल या परिहार्य तकनीकी भाषा का उपयोग करके अर्थ शोर पैदा करते हैं। अर्थ संबंधी शोर कहलाता है। अधिकतम मानवीय भाषाओं ध्वनि या भाव का प्रयोग चिन्हों के लिए करते हैं जो अपने आसपास वालों से संप्रेषण में मदद देते हैं। हजारों मानवीय भाषाएं हैं और उनमें कई समानताएं हैं, हालांकि इन समानताओं में भी विभिन्नताएं छिपी हुई है। तो हम लोगों ने देखा चार प्रकार के शोर। तो इसमें पहला शोर कौन सा था? तो ये था शरीर क्रियात्मक शोर। तो अगर इसका उदाहरण पूछे कि देखें कि कौन कौन से ये शरीर क्रियात्मक शोर हैं, तो जैसे व्याकुलता, भूख, थकान, सिर दर्द, दवा, इस सब के कारण जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं संप्रेषण में, ये शरीर क्रियात्मक शोर कहलाती हैं। ठीक है, और भौतिक शोर में जैसे जो हमारे वातावरण में, जो भौतिक वातावरण में जिससे बाधाएं उत्पन्न होती हैं संप्रेषण में, वह भौतिक शोर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हॉर्न, जो सड़क पर जो है किसी भी गाड़ी मोटर की आवाज़ें आ रही हैं, वो सब, खराब रोशनी का होना, ये सब भी भौतिक शोर के उदाहरण हैं। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मनोवैज्ञानिक शोर कौन सा होता है? तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति तनाव में है या कोई पूर्वाग्रह से पीड़ित है या फिर अपने बचाव की मुद्रा में है, तो वह भी संप्रेषण मतलब प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएगा, तो वो मनोवैज्ञानिक शोर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट जो है देखा हमने, तो अर्थ संबंधी शोर में क्या देखा कि इसमें क्या होता है, जब शब्द खुद को परस्पर नहीं समझ पाते हैं, तो वही अर्थ संबंधी, मतलब कोई चीज़ जैसे लिखा है, कोई बोल रहा है, तो उसके अर्थ को अच्छे से सामने वाला नहीं समझ पाता है, तो वही अर्थ संबंधी शोर कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है? संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है उल्लंघन, ऑप्शन बी है प्रतिपुष्टि, ऑप्शन सी है शोर, ऑप्शन डी है परस्पर प्रभाव डालना। तो इसका राइट आंसर है शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है? सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है पूछ रहा है कक्षा में। ऑप्शन ए है कक्षा में शोर, ऑप्शन बी है भ्रमित शिक्षक, ऑप्शन सी है कक्षा के बाहर अशांति का वातावरण, ऑप्शन डी है शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव। तो इसका राइट आंसर है भ्रमित शिक्षक कक्षा में संप्रेषण का सबसे शक्तिशाली बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है यह औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क की तुलना में अधिक तीव्र है, ऑप्शन बी यह औपचारिक नेटवर्क की तुलना में कम शुद्धता से कार्य करता है, ऑप्शन सी यह लगभग सभी संगठनों में पाया जाता है, ऑप्शन डी है यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अभिमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? क्या कह रहा है कि संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है चैनल शोर, ऑप्शन बी है अर्थ संबंधी शोर, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक शोर, ऑप्शन डी है स्रोत शोर। तो कौन सा शोर है स्तर सी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चैनल शोर, संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोधक हैं? कह रहा है कि किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं, मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अवरोध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है शोर का अभाव, ऑप्शन बी है सूचना का विरूपण, ऑप्शन सी है सूचना का अधिभार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ऑप्शन ए जो है शोर का अभाव, यह प्रभावी संप्रेषण में आने वाला अवरोध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है? सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गपशप, ऑप्शन बी है ग्रेपवाइन, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष संप्रेषण, ऑप्शन डी है क्षैतिज संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर है ग्रेपवाइन। अब ग्रेपवाइन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ग्रेपवाइन है क्या। तो यह एक अनौपचारिक संप्रेषण है। तो अनौपचारिक संप्रेषण में संप्रेषण के लिए कोई औपचारिक नियम से अधिनियमित नहीं होता है, इसलिए अनौपचारिक संवाद या संप्रेषण में संदेश व के निरूपण या विकृत होने की संभावना सदैव रहती है। जब किसी भी संप्रेषण में औपचारिकता नहीं होती है तो वह विरूपण या विकृत होने की संभावना उसमें हमेशा बनी रहती है, जिससे मूल संदेश कई बार अपना सही अर्थ खो बैठता है। मतलब जैसे कोई संदेश सामने वाले को बोल रहा है तो वह उसका जो मूल संदेश है वह खो देता है उसमें, जिसको ग्रेपवाइन कहा जाता है। मतलब जिस अर्थ में व्यक्ति वो संदेश देना चाह रहा है उस अर्थ में न जाके किसी अलग अर्थ में सामने वाले के पास जा रहा है तो वही ग्रेपवाइन कहलाता है। ठीक है, और ग्रेपवाइन से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण मान सकते हैं? अभी शोर के बारे में हमने पढ़ा, तो इसमें पूछ रहा है कि क्रियात्मक और शोर का एक उदाहरण। तो ऑप्शन ए है भूख लगना, ऑप्शन बी है वातानुकूल की आवाज़, ऑप्शन सी है एक लॉन की घास काटने की मशीन, ऑप्शन डी है जटिल शब्दों का उपयोग। तो इसका राइट आंसर है भूख लगना, एक क्रियात्मक शारीरिक शोर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है? जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है? शरीर क्रियात्मक शोर, मनोवैज्ञानिक शोर, अर्थ संबंधी शोर, शारीरिक शोर। अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, तो इसका राइट आंसर है अर्थ संबंधी शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में एक सेकेंड, संप्रेषण ये तो देख लिया था, 101 102। संप्रेषण प्रक्रिया में शोर क्या है? ऑप्शन ए लक्षित श्रोताओं द्वारा संदेश अधिक सावधानी पूर्वक सुनने का कारण बनता है, ऑप्शन बी है संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है, ऑप्शन सी है भटकने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, ऑप्शन डी है संदेश को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? संप्रेषण प्रक्रिया में शोर संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण, ऑप्शन बी है संगति, ऑप्शन सी है रूढ़ प्रारूप, ऑप्शन डी है अधिक स्पष्टीकरण। तो इसका राइट आंसर है रूढ़ प्रारूप, स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए है पुष्टिकरण, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक संवेदना और संवेदनशीलता, ऑप्शन सी है दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना, ऑप्शन डी है नियंत्रण। तो अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य होता है दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए है बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकरण, ऑप्शन बी है नकारात्मकता, ऑप्शन सी है पक्षपातपूर्ण धारणा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से सभी, जो तीनों हैं सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में
श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है। ऑप्शन ए है सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है। ऑप्शन बी है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे बाद में आती है। ऑप्शन सी है महत्व का परिणाम स्थिति पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है सूचना के सभी घटकों को एक समान बल भार मिलता है। तो इसका राइट आंसर है सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने के प्रमुख अवरोधक हैं। ऑप्शन ए है श्रोताओं का दृष्टिकोण। ऑप्शन बी है श्रोताओं का ज्ञान। ऑप्शन सी है श्रोताओं की शिक्षा। ऑप्शन सी डी है श्रोताओं की आय। तो इसमें क्या पूछा है, संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने की प्रमुख अवरोधक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रोताओं का दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जन संप्रेषण से संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है। ऑप्शन ए है डिजिटल माध्यम। ऑप्शन बी है लोक माध्यम। ऑप्शन सी है व्यक्तिपरक माध्यम। ऑप्शन डी है अयथार्थ समय माध्यम। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण के लिए एक सेकेंड। संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। तो संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है क्रोनेमिक्स। ऑप्शन बी है काइनेसिक्स। ऑप्शन सी है प्रॉक्सेमिक्स। ऑप्शन डी है पैरा लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है प्रॉक्सेमिक्स। ठीक है, प्रॉक्सेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कल के वीडियो में। अगर कल आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया गया था ये क्रोनेमिक्स के बारे में, काइनेसिक्स के बारे में, और प्रॉक्सेमिक्स पैरा लैंग्वेज। तो प्रॉक्सेमिक्स में क्या था, जिसमें कि स्थल का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, और क्रोनेमिक्स में रंगों का प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है। ए संशोधक, बी प्रतीक, सी नियामक, डी प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर है प्रतीक। वह प्रतीक का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है। कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कक्षा के शिक्षक द्वारा। ऑप्शन बी है विषय के शिक्षक द्वारा। ऑप्शन सी है प्रधान के अध्यापक द्वारा। ऑप्शन डी है स्वयं छात्र द्वारा। तो इसका राइट आंसर है कक्षा के शिक्षक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकें संप्रेषण का प्रमुख स्रोत हो सकती हैं। ऑप्शन ए है सामग्री का सारांश प्रदान करवाकर। ऑप्शन बी है उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर। ऑप्शन सी है हिंदी माध्यम द्वारा। ऑप्शन डी है सामग्री को अच्छे प्रिंट के माध्यम से प्रस्तुत करवाकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी एक अच्छे संदेशवाहक को हास्य वृत्ति की अच्छी समझ होती है। ऑप्शन सी है एक अच्छा संदेशवाहक अच्छा पाठक होता है। ऑप्शन डी एक अच्छे संदेशवाहक का भाषा पर नियंत्रण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये सही नहीं है कि एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, वह एक अच्छा शिक्षक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए है प्रदर्शन, ऑप्शन बी है पढ़ना और लिखना, ऑप्शन सी है टीवी और फिल्म प्रक्षेपण पर सामग्री उपलब्ध करवाना, ऑप्शन डी है बड़ी समूह चर्चा। तो इसका राइट आंसर है बड़ी समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पैरालैंग्वेज के मुख्य घटक हैं? पहला स्वर, दूसरा स्वर मान, तीसरा स्वर की गुणवत्ता, चौथा बोलने की गति। तो इसका राइट आंसर है ये सभी होगा। मतलब जो है पैरालैंग्वेज के मुख्य घटक स्वर भी है, स्वर मान भी है, स्वर की गुणवत्ता भी है और बोलने की गति भी है। तो ये सभी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक प्रभावी संदेशवाहक बन सकता है यदि वह शिक्षण, ऑप्शन ए है वह शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है, ऑप्शन बी है वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है, ऑप्शन सी है वह शिक्षण के बीच में सवाल पूछता है, ऑप्शन डी है वह विषय पर सवालों के सही जवाब पाने में छात्रों की सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का क्या कारण रहता है? ऑप्शन ए है छात्रों का कक्षा में ध्यान न होना, ऑप्शन बी शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ हों, ऑप्शन सी है छात्रों की पढ़ाए जाने वाले विषय में कोई दिलचस्पी न हो, ऑप्शन डी है कक्षा के आसपास या कक्षा में बहुत ज़्यादा शोर होना। तो कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का कारण हो सकता है रहता है कि शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ हों अगर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है? ऑप्शन ए है कक्षा के बीच में चुटकुले सुनाना, ऑप्शन बी है बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करना, ऑप्शन सी है उच्च अधिकार के साथ बोलना, ऑप्शन डी है यह बताना कि श्रोताओं के लिए क्या उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर है बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति फेशियल एक्सप्रेशन संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है? ऑप्शन ए है संदेश, ऑप्शन बी है संदेश प्राप्त करता, ऑप्शन सी है चैनल, ऑप्शन डी है संदेश प्रेषक। तो यह एक संदेश है अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण कक्षा में प्रभावी संप्रेषण पर बाधा नहीं डालता है? ऑप्शन ए है एक विस्तृत विवरण, ऑप्शन बी है एक अस्पष्ट विवरण, ऑप्शन सी है एक विधिपूर्वक विवरण, ऑप्शन डी है ऐसा विवरण जो कि श्रोताओं को अपने निष्कर्ष निकालने में सहायक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक विधिपूर्वक विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है? संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह है जो कि कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है? ऑप्शन ए है अधोमुख करना और मूल्यांकन ध्यान केंद्रित, ऑप्शन बी है मूल्यांकन ध्यान केंद्रित करना उदाहरण देना, ऑप्शन सी है मूल्यांकन ध्यान केंद्रित करना अति संयोक्ति, ऑप्शन डी है ध्यान केंद्रित करना उदाहरण देना अति संयोक्ति। तो इसका राइट आंसर है ध्यान केंद्रित करना उदाहरण देना अति संयोक्ति। तो ये रहे हम लोग के क्वेश्चन। और कल 120 121 क्वेश्चन ये पूरा हो गया है कम्युनिकेशन से। अब कल जो कि सभी चैप्टर से मिलाकर बनने वाले क्वेश्चन हैं, कल वो वीडियो दिया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।